नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे समय में कहीं न कहीं कांग्रेस को कुछ निकाय सीटों पर नुकसान भी हो सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन से इस्तीफा देकर मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अपनी पत्नी को पिथौरागढ़ नगर निगम सीट से मेयर टिकट न मिलने से मथुरा दत्त जोशी नाराज चल रहे थे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती ने भी कांग्रेस पार्टी पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस मौके पर उनको बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में पार्टी का पट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट ने तीनों नेताओं का स्वागत किया और उनके पार्टी में पूरा मान सम्मान देने की बात कही है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। और भारतीय जनता पार्टी का और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आज सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं अपनी तरफ से। विश्व के सबसे बड़े दल के आज वो सदस्य बने हैं और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक परिवार है, ये संस्कार है। और बिट्टू भाई हमारे इनसे भी बड़ा पुराना संबंध है और हमेशा भले ही ये कांग्रेस पार्टी में काम करते थे लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे संबंध बड़े अच्छे रहे आपस में। और इन्होंने भी जब मुझे कहा कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहता हूँ, देश में अपना योगदान देना चाहता हूँ, प्रदेश में योगदान देना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो हमें बड़ी खुशी है कि ऐसे कर्मठ, ऐसे जुझारू लोग जिनका बड़ा योगदान रहा है, एक लंबा अनुभव रहा है, एक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और जगत सिंह खाती जी से भी मेरा बहुत पुराना परिचय। भारतीय जनता पार्टी किसी को किसी दल से छीनती नहीं है। उस दल की कमजोरी है जो अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देने की स्थिति में नहीं होती। जब दल परिवारवाद से चलता है, जब दल में ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनसुनी होती है, तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। मैंने आज तीनों प्रमुख नेताओं को अपने दल में उनका मैंने स्वागत किया, अभिनंदन किया है और मैं जानता हूं कि इन जैसे निष्ठावान और समय देने वाले कार्यकर्ताओं की उपयोगिता किस रूप में करनी है, इनके मान सम्मान को प्रभावी रूप से स्थापित करना, ये अब क्योंकि हमारे परिवार सम्मिलित हुए, इसकी चिंता मैं करूंगा। इसके जो हमारा स्थानीय निकाय का चुनाव है, इस स्थानीय निकाय चुनाव में इनके आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह भी बढ़ेगा और हम सब लोग जहां हम 3 एक पालिका और 2 पंचायत निर्विरोध जीते हैं, मैं कह सकता हूं आने वाले समय में हम उत्तराखंड के सभी नगर निगम और 90% अधिक पालिका पंचायतों भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र जीत होगी। अच्छा, तीन ही लाइन में है, कुछ और नेता भी? देखिए, मैंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में काम किया, मैं उसी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगा। ये बात मैंने पहले भी कही, ये बात फिर दोहरा रहा हूं। हम लोग किसी डिमांड के साथ या किसी स्वार्थ के साथ यहाँ नहीं आए, भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे। जिस तरीके से जो हालत आज कांग्रेस पार्टी की हो गई है, अनिर्णय की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जिस तरीके से आप द्वंद्व देख रहे हैं, पार्टी रसातल की तरफ जा रही है, बिखराव की तरफ जा रही है। हम जैसे लोग जिन्होंने अर्ध दशक तक काम किया है पार्टी में, अगर हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये सवाल उस पार्टी का है, उस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता क्यों छोड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने भी आपको स्वागत किया है, तो किस तरीके से धन्यवाद? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छुएगा और जो भी दिशा निर्देश पार्टी के होंगे माननीय अध्यक्ष जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के, हम उनका पालन करेंगे। पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री बिट्टू कर्नाटक जी हमारे
उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार अवैध शराब, मादक पदार्थ और नशा कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। आगामी निकाय चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर निरंतर चेकिंग के दौरान 4000 लीटर से अधिक अवैध शराब, जिसकी कीमत 16 लाख से अधिक है, वहीं 6.5 करोड़ की कीमत से मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसके साथ बीएनएस की धारा 126, 135 के अंतर्गत अब तक 405 मामलों में 2400 लोगों का चालान कर 134 ऐसे असामाजिक तत्वों को पाबंद किया गया है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेंद्र आनंद भरणे ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के अवैध शराब और मादक पदार्थ तस्करों की कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अवैध शराब जो है इस नगर निगम चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है इसमें पुलिस जो है सूचना संकलन कर रही है और जो भी अभी तक बड़े पैमाने पे इसमें बरामदगी हुई है, रेड्स हुई है, 4000 लीटर से ज़्यादा की जो है अवैध शराब अब तक पकड़ी गई है, जिसकी कीमत जो है लगभग 18 लाख से ज़्यादा की है। और अवैध मादक पदार्थ भी जो है इसमें अफीम, चरस, गांजा जो है लगभग 6.5 करोड़ से ज़्यादा का अब तक पकड़ा गया है। और पुलिस जो है ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह से जो है अवैध काम करके चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, उनके ऊपर सख्त नज़र रखे हुए हैं और इनको जो है ऐसे बड़े पैमाने पे जो है गिरफ्तारियां की जा रही है जो अवैध काम करने वालों के खिलाफ। चुनाव शांतिपूर्व हो इसकी पूरी तैयारी है। इसमें हम लोग पूरा जो हमारा पुलिस का फोर्स है, जो पीएसी है, होमगार्ड, पीआरडी, सारा उनको फोर्स देकर फोर्स का आकलन किया जा रहा है और ऐसे असामाजिक तत्व जो कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं उनके ऊपर पूरी पुलिस की नज़र है। उनके ऊपर जो है वो चालान लगातार किए जा रहे हैं, उनका जो है मुचलका पाबंद किया जा रहा है। तो चुनाव पूरी तरह से जो है शांतिपूर्वक संपन्न कराए। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास समेत पूरे जनपद नैनीताल में जिलाधिकारी व जिला आबकारी अधिकारी नैनीताल के दिशा निर्देशों के अनुपालन में आबकारी विभाग नैनीताल की संयुक्त टीम द्वारा नैनीताल के बेताल घाट क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में दबिश दी गई है। दबिश के दौरान अभियुक्त पवन सिंह के वहां गुप्त रूप से खरीदार बनकर मदिरा मांगी गई। देसी मदिरा की बोतल को अभियुक्त द्वारा 400 रुपए में बेचा गया, जिस पर पवन सिंह की दुकान की तलाशी ली गई और कुल 16 बोतल बरामद की गई है। और अवैध मदिरा की बिक्री करने पर अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कार्यवाही कर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विभाग की टीम हल्द्वानी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी नैनीताल के साथ मिलकर हल्द्वानी क्षेत्र के अंतर्गत मदिरा दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया है और सभी मदिरा विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आबकारी अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। कलियर विधानसभा के रामपुर नगर पंचायत के बीजेपी से प्रत्याशी परवेज आलम के कैंप कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने किया है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रामपुर नगर पंचायत नई नगर पंचायत है और इस नई नगर पंचायत की नींव भी जनता बीजेपी प्रत्याशी को जीता कर रखेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी विकासवाद की राजनीति करती है और कुछ दल परिवारवाद की करते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कलियर विधायक फुरकान अहमद को घेरते हुए कहा कि कई बार फुरकान अहमद विधायक बने, लेकिन फिर भी कलियर विधानसभा में कोई विकास नहीं किया गया। एक नई शुरुआत होगी। रामपुर के जितने भी हमारे मतदाता हैं उनको इस बार एक नई नींव रखनी है, उस पर रामपुर का भविष्य का निर्धारण होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास के लिए वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नींव की रखेंगे और हम रामपुर के विकास करेंगे। अब देखो, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि जो शक्तियों का विभाजन हो, अधिकतम हाथों में ताकत जाए। प्राथमिकताएं रहेंगी कि इस पालड़ी, गुज्जर और रामपुर को सबसे खूबसूरत मुसलमानों को हम दिखा सके कि हम कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। इनके इलाकों में भी विकास हो। सिर्फ पार्टी के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर कांग्रेस वोट की राजनीति करते रहे, मुसलमानों का तुष्टीकरण करती रहे और विकास ना हो। आप बताइए कलियर का विकास क्या है? आज भी कितने साल से एक ही विधायक काम कर रहा है, कितना विकास हुआ है बताना पड़ेगा ना। आप सत्ता में रहे, आज कितने साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, आप लगातार विधायक हैं सत्ता में, फिर भी गलियों के हाल देख लीजिए, फिर भी रोड के हाल देख
लीजिए, फिर भी विकास की बात पूछ लीजिए। इसका मतलब आपने काम नहीं किया। काम बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी विकासवाद की राजनीति करेगी। भारतीय जनता, मैं ये कह रहा हूं, गलतफहमी इस बार कांग्रेस की भी दूर होने जा रही है और जनता दूर करेगी। विकासवाद की राजनीति चलेगी। पूरी ईमानदारी के साथ कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने देहरादून महानगर में कार्यालय खोला है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री और धर्मपुर विधायक मनोज चमोली और सौरभ थपलियाल मेयर प्रत्याशी ने संयुक्त रूप से किया है। कार्यालय उद्घाटन के दौरान मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने कहा कि बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण ही आज बीजेपी का परिवार विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत कार्यकर्ता आधार है, जो चुनाव में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जीत को निश्चित करता है। बीजेपी जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा है कि बीजेपी की आगामी चुनाव में जीत निश्चित है और इस जीत के पीछे मुख्य कारण बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक संरचना है। भारतीय जनता पार्टी अपने विजन को लेकर जनता के बीच में जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले भी वादे किए उनको पूरा करने का प्रयास भी किया और पूरे किए। जो उससे कोई काम छूट गए हो या आगे उस विकास कार्य की गति को बढ़ाना हो, उसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं निश्चित तौर पे अपने तमाम युवा साथियों के साथ, अपनी तमाम मातृ शक्ति के साथ, अपने तमाम वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन के साथ और जनता के जो जनता से भारतीय जनता पार्टी वादे करती है, वादों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। वहीं नगर निगम चुनाव में चुनाव प्रचार ने अब गति पकड़ ली है। तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के चुनाव प्रचार के बीच हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने देहरादून से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल से खास बातचीत की है और नगर निगम चुनाव में उठाए जा रहे मुद्दों और उनकी चुनाव रणनीति पर चर्चा की है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना जो विश्वास है वो सौरभ थपलियाल पर जताया है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी मेयर पद के, जो देहरादून से मेयर पद का जिनको टिकट दिया गया है। उनसे बात करें कि आखिर किस तरीके से वो देखते हैं कि बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया और कितने सही साबित हो सकते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं आप पर विश्वास जताया, तो किस तरह देखते हैं इस विश्वास को? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एक कार्यकर्ता हूं और काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। तमाम कार्य किए हैं, कभी दूसरे प्रदेशों में जाके भी किए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और सबसे बड़े निगम पूरे उत्तराखंड के, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मैं बड़ा चुनौतीपूर्ण इस कार्य को मानता हूँ कि ये चुनौती किसी विरोधी से नहीं है, बल्कि जिस अपेक्षा के साथ उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और उनकी अपेक्षा पे और जनता की अपेक्षा पे मैं कैसे उतर पाऊंगा, खरा उतर पाऊंगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उसके लिए प्रबुद्ध जनों के साथ बैठ के कई चीज़ों पे विचार करना होगा। देहरादून का जो स्वरूप है वो काफ़ी पहले के मुकाबले काफ़ी बदल गया है। इसकी विश्व स्तरीय पहचान रही है। आज देहरादून में जाम की समस्या है। आज देहरादून में जो पेड़ हैं वो कम होगी, उनकी संख्या कम होगी क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो गई। विकास कार्यों की वजह से भी पेड़ पौधों की कुछ हानि हुई है। तो उसको कैसे हम उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, इस पे युवा साथियों के साथ मिलके, समाज सेवियों के साथ मिलके, प्रबुद्ध जनों के साथ मिलके इन समस्याओं पे विचार किया जाए। और साथ साथ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए एक उचित संख्या में यहाँ पर टॉयलेट्स का निर्माण हो, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। युवा साथियों के लिए व्यायामशाला हो और युवा साथियों के लिए पुस्तकालय हो, इस तरह की चीज़ें। कई ऑडिटोरियम ऐसे हों जहाँ पर कि उनके वाद विवाद संवाद इस प्रकार के आयोजन किए जाएं और जिससे कि उनका वैचारिक उनके अंदर एक
प्रेरणा जागृत हो। पहले भी कहीं ना कहीं बीजेपी का ही बोर्ड राजधानी देहरादून के अंदर था और कहीं ना कहीं लगता है कि उसका फायदा आपको मिलेगा, तो कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं, क्या उसका फायदा मिल पाएगा? क्योंकि विकास कार्य काफी उस दौरान भी हुए हैं और उससे पहले भी कहीं ना कहीं बीजेपी का बोर्ड रहा है, तो कितना फायदा उसका मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार देहरादून में नगर निगम के मेयर के पद पे रही है, बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का रहा है। निश्चित तौर पे उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी विकास कार्य किए हैं और उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे लगता है कि एक बड़े मन के साथ, बड़े विजन के साथ और कार्यकर्ताओं को साथ लेके, जनता को साथ लेके, जनता की भावनाओं को साथ लेके, प्रबुद्ध जनों के मार्गदर्शन से और अपने गुरुजनों के, और जो इस देहरादून शहर को इसके पुराने स्वरूप में देखना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ी शक्ति का निर्माण करना होगा कि यहाँ पे जो देहरादून के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए कुछ ताकतें हैं जो हैं वो प्रयत्नशील हैं, उनका उत्तर देना होगा और खड़ा होना पड़ेगा उनके खिलाफ। मेरी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो ये कहती है कि अपने देश के प्रति कर्तव्य के निर्वहन में अगर मेरी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी कहीं आड़े आती है तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की भी परवाह ना करूँ, मैं अपने देश के प्रति कर्तव्य के निर्वहन का पहले पालन करूं। तो ऐसी पार्टी में के हम कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर पे देश प्रेम की भावना हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है। हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने प्रदेश से प्यार करते हैं, हम अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं, इस देहरादून से प्यार करते हैं। निश्चित तौर पे इसको सजाने का, संवारने का काम हम करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मौजूद जो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं सौरभ थपलियाल, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास करते हुए नजर आ रहे हैं, पिछले जो मेयर रहे हैं सुनील उनियाल गामा, उन्होंने विकास किया है और उसी को आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं वो करेंगे, क्योंकि जीत को लेकर भी कहीं ना कहीं वो आश्वस्त हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार जो जीत होगी वो बीजेपी की ही होगी, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं देश प्रेमी हैं और देश प्रेमी के साथ साथ कहीं ना कहीं वो विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ। इधर हरिद्वार जिले के अंदर ऐसे कई मेडिकल संचालक हैं जो युवाओं की नसों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मेडिकल शॉप की आड़ में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार रहा है। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती और सुमन नगर चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह द्वारा टीम के साथ हरिद्वार जिले में स्थित रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मीरपुर मुआजपुर में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। मेडिकल संचालक सालों से अवैध नशीली दवाइयों का कारोबार बड़े पैमाने पर कर रहा था और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल संचालक के रिश्तेदार भी इस पूरे मामले में हिस्सेदार हैं। जैसे ही ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती और सुमन नगर चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह टीम के साथ मेडिकल स्टोर पर पहुंचे तो मेडिकल पर नाबालिग बच्चे बैठे मिले। मेडिकल के अंदर नशीली दवाइयों के रैपर बॉक्स के अंदर पड़े मिले, जिसके बाद पुलिस तुरंत घर के अंदर पहुंची, जहां पर बड़ी मात्रा में बेड के अंदर से नशीली दवाइयों का जखीरा मिला है। सुमन नगर से लगातार शिकायतें मिल रही थी और वहाँ पे जो थाना इंचार्ज है अर्जुन सिंह द्वारा मुझे बताया गया था कि यहाँ पर कुछ शिकायतें आ रही है और कल देर शाम हमारे द्वारा वहाँ पे रेड की गई थी। तो एक घर था जहाँ पे हमें उसके घर के अंदर से नारकोटिक दवाइयाँ बरामद की और जिनमें कि भारी मात्रा में नारकोटिक दवाइयाँ जैसे ट्रामाडोल, पेंटाजोसिन के इंजेक्शन, अल्प्राजोलाम के इंजेक्शन मिले हैं और उसमें जो संचालन करता था वो फिलहाल बीमार है, उसको किडनी की प्रॉब्लम में बताई गई है। उसको कल हमारे द्वारा हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया और जो दुकान का संचालन किया जा रहा था वर्तमान में वो उसके बेटे द्वारा और उसकी वाइफ द्वारा किया जा रहा था। हालांकि इन दोनों के खिलाफ जो है फर्मस्वामी और उसकी वाइफ के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। गिरफ्तार किया गया है दोनों लोगों को, जिसमें से उसका जो मालिक है उसका नाम है और उसकी वाइफ रोमा चौहान, उन दोनों को जो है पुलिस हिरासत में लेते हुए उसके पति को जो है हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो वही उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के उस बयान को हास्यास्पद बनाया है जिसमें उन्होंने बागियों से नामांकन वापस लेने की बात कही है और नामांकन ना वापस लेने की सूरत में उन्हें पार्टी से निकाल बाहर करने की धमकी दी है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि आखिर किस मुंह से महेंद्र भट्ट कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर सवाल दागते हुए कहा कि पार्टी का अनुशासन तब कहां गया था जब मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति होने का गंभीर आरोप लगा था। यह अनुशासन तब कहां गया था जब सीबीआई जांच में उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला होने की पुष्टि हुई थी। यह अनुशासन की धमकी तब कहां थी जब रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल न सिर्फ भारत नेपाल बॉर्डर पर 40 जिंदा कारतूसों के संग पकड़े गए थे और तो और
उद्यान घोटाले में पौध वितरण में भी उनका नाम आया था और यह अनुशासन का डंडा लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत पर क्यों नहीं चला, जिन्होंने सार्वजनिक सभा में अपने भाषण में पार्टी टिकट न मिलने की स्थिति में कार्यकर्ताओं से निर्दलीय मैदान में कूदने का निर्देश दिया था। काफी हद तक मुझे लगता है कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जिला अध्यक्षों ने, महानगर अध्यक्षों ने आगे बढ़कर बहुत कोशिश की है रूठे हुए को मनाने की, क्योंकि अनंतोगत्वा तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। टिकट एक ही का होना था, काफी लोगों का मनोबल भी गिरा, कुछ के दिल टूटे और ऐसे में टिकट क्योंकि नहीं हो पाया कुछ लोगों का तो को भवन में चले गए या उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम सफल हुए हैं लोगों को मनाने में, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने फैसले पर अडिग हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बागियों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कैसे करेंगे महेंद्र भट्ट जी, क्योंकि आपसे वो बागी ये भी तो पूछेंगे कि गणेश जोशी पर कार्रवाई कहाँ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में गणेश जोशी जो हैं दोषी करार हुए। वो सीबीआई ने जब उद्यान घोटाले की जांच करी उसमें उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग में करोड़ों की बंदरबाट हुई है। और तो और आप देखिए कि प्रमोद नैनवाल के भाई को जिंदा कारतूस से के साथ पकड़ा गया नेपाल और भारत बॉर्डर पर। ऐसे कई आपके मंत्री विधायक हैं जो जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। दलीप महंत ने तो सार्वजनिक सभा में अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया टिकट नहीं होगा तो निर्दलीय कूद जाना। उधर मुन्ना सिंह चौहान ने आपके आरक्षण का विरोध कर दिया। उधर आप देखिए अरविंद पांडे कितना मुखर होकर बोल रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी ने जो है संसद में कह दिया कि अवैध खनन हो रहा है। और उधर अनिल बलूनी जी ने कह दिया कि आपदा प्रबंधन में कोताही हुई। तो ऐसे में कुल मिलाकर क्या आपके दल में केवल गरीब और छोटे कार्यकर्ताओं पर जो है गाज गिराई जाती है कार्रवाई की? ये बड़े रसूखदार मंत्री और विधायकों पर कोई गाज नहीं गिरेगी? विश्व ब्रेल दिवस के मौके पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा अल्मोड़ा में जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक मनोज तिवारी व पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी के साथ ही राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े कई लोगों ने शिरकत की है। इस दौरान दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले महान व्यक्तित्व हुई लुई ब्रेल के योगदान को याद किया गया। वहीं कार्यक्रम में डुबकिया निवासी मनोज बिष्ट ने अपने पिता स्वर्गीय जय सिंह बिष्ट की स्मृति में दृष्टि दिव्यांगों को कंबल, हारमोनियम, तबला वितरित किए हैं। आज संपूर्ण विश्व में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। तो उस महान व्यक्ति लुई ब्रेल जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, उस फ्रांस में हुआ था और उस व्यक्ति की बहुत अल्प आयु में आँख चली गई थी, लेकिन उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने मनोबल को कमज़ोर नहीं करते हुए इस ब्रेल लिपि का एक आविष्कार किया और उन उभरे अक्षरों के माध्यम से और आज पूरे समाज को जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनको एक दिशा देने का काम किया। ऐसे महान व्यक्ति को हम कभी भूल नहीं सकते हैं और निश्चित रूप से उनके दृष्टि बाधित लोगों के लिए जो एक योगदान है उसको आज पूरा संपूर्ण राष्ट्र नहीं पूरा विश्व आज उन सबको याद कर रहा है। और इस ब्रेल लिपि को आज इसके साक्षरता की और व्यापक साक्षरता की इसकी आवश्यकता है। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।